हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का एडिटोरियल की बच्चे हेडिंग है अनइक्वल प्रोविडेंस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। चलिए, उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इसकी पीडीएफ हमारी ऐप पर मिल जाएगी। ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको कोर्स भी मिलेंगे, फ्री वीडियोस भी मिल सकती हैं और इसकी पीडीएफ वहाँ से रीड करिए। मार्च एडिटोरियल पीडीएफ के सेक्शन पे जाकर, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पर, ठीक है। प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो रीड करते हैं आज का एडिटोरियल। किस पर बेस है एक बार मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं आपको। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड, इससे पहले भी एक आर्टिकल आ चुका है इसी तरह का। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, वो अपने रिटायरमेंट के लिए क्या करें, क्योंकि उनकी जॉब तो 60 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, फिर वो कैसे चलाएंगे अपना खर्चा। तो इसके लिए वो कुछ पेमेंट अपने फंड में डालते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं प्रोविडेंट फंड। और जितनी वो पेमेंट डालते हैं, कुछ एम्प्लॉयर भी उसमें पेमेंट डाल देते हैं, ठीक है, उतनी ही बराबरी। जितनी एम्प्लॉयज़ ने डाली है उतनी एम्प्लॉयर डाल देता है। एम्प्लॉयर कौन? जो उस कंपनी का मालिक है, ठीक है। तो और उनको ये पेमेंट आफ्टर रिटायरमेंट मिल जाती है इकट्ठी होकर, ठीक है। इसे कहते हैं प्रोविडेंट फंड। तो और ये जो होती है पेमेंट, ये टैक्स फ्री होती है। तो आजकल लोग टैक्स बचाने के लिए प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं ज़्यादा है ज़्यादा, ठीक है, ताकि वो टैक्स को बचा सके। और टैक्स बचेगा तो ठीक है, उनके काम ही आएगा। तो ये एक सेविंग स्कीम है टैक्स को बचाने की। बट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? बहुत अच्छा काम सुन लो इन गवर्नमेंट के। पहले तो जॉब नहीं है, ऊपर से जो कमा रहे हैं उनके पैसे पे नज़र। क्या नज़र है? कहते हैं कि 2.5 लाख से ऊपर जिसके प्रोविडेंट फंड में पैसा मिल गया उस पर टैक्स लगाएंगे। पहले तो ऐसा कोई प्रोसीजर ही नहीं था। कहते 2.5 लाख से ऊपर मिल गया तो उसके पैसा लगाएंगे हम। तो अब 2.5 लाख कितना होता है आप बताइए? किसी के प्रोविडेंट फंड में सिर्फ मान लो मंथ का 20 से 21,000 भी आ रहा है ना, तो 2.5 लाख हो गया। अब कहोगे इतना तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, सेव इतना कर पा रहा है हर महीने, उसमें एम्प्लॉयर का भी तो है आधा, ठीक है। तो जो भी है उसी का मान लो, ठीक है, अलाउंस है या जो भी है, ठीक है, जो भी है। 20,000 भी कोई सेव कर रहा है तो उस पर टैक्स लग जाएगा। अब बता दो, 20,000 तो लगभग सब कर ही लेते हैं। अगर किसी की 40 to 50,000 भी सैलरी है तो कितने लोगों की है, तो वो कर लेते हैं इतने सेविंग, तो उन पर अब टैक्स लगेगा और गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो जो कमा रहे हैं उन पर भी नज़र, जो नहीं कमा पा रहे उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं। तो ये स्कीम है गवर्नमेंट की। द हिंदू इसको क्रिटिसाइज करता है शुरू से ही। तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में। एन अनइक्वल प्रोविडेंस। प्रोविडेंस क्या होता है? अनइक्वल तो पता ही होगा, नॉट इक्वल। प्रोविडेंस का मीनिंग होता है ऐसी पावर जो आप लोगों की ज़िंदगी को कंट्रोल करे, जैसे गॉड प्रोविडेंस, ठीक है, डिवाइन प्रोविडेंस, जो भी है। इसका मतलब क्या होता है? एन इन्फ्लुएंस डन कंट्रोल पीपल्स लाइफ, ऐसा प्रभाव जो लोगों की लाइफ को कंट्रोल करे। तो एक ऐसा अनइक्वल सा आ गया ये। अनइक्वल का मतलब आगे हम बात करेंगे अनइक्वल क्यों है ये, ठीक है, क्योंकि कईयों पे लग रहा है और कईयों पे नहीं लग रहा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, देखना आगे बात हो, इसलिए अनइक्वल कह रहे हैं। ऑन मॉडिफाइड पीएफ सेविंग्स कैप। कैप का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन लगा देना, कैप लगा दी, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन मतलब इस लिमिट के बाद आप पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, इसे कहते हैं कैप। किस पर बेस है एटोल? ऑन मॉडिफाइड पीएफ सेविंग्स कैप। मॉडिफाई, जो भी इन्होंने मॉडिफाई किया है, कुछ पहले तो कह रहे थे 2.5 लाख है, लोगों ने शोर मचा दिया, अब इन्होंने शायद 5 लाख कर दिया। मतलब अब तो थोड़ा सही कर दिया, लोगों को लग रहा है इन्होंने सही कर दिया। मतलब 5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख के बाद लगेगा। तो 5 लाख तक तो सेव करो मज़े से। पर इसमें भी इन्होंने जो चालाकी खेली है, देखते हैं क्या है। मॉडिफाइड टैक्स प्रोविजन ऑन पीएफ इनकम डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ये जो भी इन्होंने टैक्स के रूल लाए हैं, प्रोविज़न का मतलब जो भी रूल रेगुलेशन लाए हैं मॉडिफाई करके पीएफ इनकम, ये साफ साफ डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ये किसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ट्रीटिंग वन पर्सन और ग्रुप वर्स देन अदर, किसी को दूसरे से कम समझना या ज़्यादा समझना, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके खिलाफ साफ साफ डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि अब देखना आके पढ़ना कैसे है ये डिस्क्रिमिनेशन, रीड करिए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ स्टेड थ्रू पार्लियामेंट द फाइनेंस बिल ऑफ 2021। स्टेयर का मतलब क्या होता है? स्टेयर का मतलब होता है आप किसी भी व्हीकल को गाइड कर रहे हो कि इस डायरेक्शन में जा,
इस डायरेक्शन पे जा, गाइड करना, ले जाना किसी चीज़ पे। और पर यहाँ पर क्या है स्टेयर का मतलब, एक तो ये मीनिंग मैंने बता दिया, ठीक है, किसी चीज़ को मुसीबत से हटाकर ऐसे रास्तों में से पार कर 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 सही डायरेक्शन की तरफ ले जाना। एक स्टेयर का मतलब होता है इफ़ यू स्टेयर एन एक्टिविटी यू डील विद अ पर्टिकुलर फीचर और टॉपिक। अगर कोई आप एक्टिविटी को स्टेयर कर रहे हो, पार्लियामेंट के थ्रू का मतलब है उस पार्लियामेंट में, ठीक है, तो जो भी इस एक्टिविटी को डील कर रहे हो इसी बारे में बात करें। इफ़ यू हैज़ स्टेयर्ड थ्रू, क्या है सेंटेंस देखो, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ स्टेयर्ड थ्रू पार्लियामेंट द फाइनेंस बिल ऑफ 2021। तो ये जो भी है पार्लियामेंट में लाई हैं, डील कर रही हैं, ठीक है। विच इंक्लूड्स, क्योंकि यहाँ कोई व्हीकल तो चला नहीं रहा, ठीक है, मतलब उससे डील किया जा रहा है, पार्लियामेंट में बात हो रही है इसकी। विच इंक्लूड्स, जिसमें क्या क्या आता है, 127 अमेंडमेंट्स की गई हैं। अमंग द मेजर चैलेंज इज़, मेजर चैलेंज क्या है इन सब में, इज़ अ ट्वीक। ट्वीक का मतलब क्या होता है, ट्वीक का मतलब होता है टू चेंज समथिंग स्लाइटली इन ऑर्डर टू मेक इट इफेक्टिव। कुछ थोड़ा वो चेंज कर देना ताकि वो सूटेबल और इफेक्टिव हो जाए चीज़। तो कह रहे हैं जो मेजर चेंज है उसमें जो उन्होंने स्लाइटली चेंज किया इन द प्रपोजल टू टैक्स इनकम ऑन पीएफ कंट्रीब्यूशन ओवर 2.5 लाख ए ईयर। तो कह रहे हैं जिनका जो मेजर चेंज है, जिसमें मेजर चेंज में इन्होंने जो छेड़खानी करी है, जो थोड़ा सा चेंज करा है, वो ये है जो ये प्रपोजल लेकर आए हैं, टैक्स इनकम ऑन पीएफ कंट्रीब्यूशन ओवर 2.5 लाख ईयर। जो एक साल में 2.1 लाख से ज़्यादा कमा लेगा या पीएफ फंड में डाल देगा, उस पर टैक्स लगाने का जो ये चेंजेस लेकर आए हैं उस पर बात है, ये मेजर चेंज है, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग टू एमपीज कंसर्न ऑन द टैक्स, रिस्पॉन्ड करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये, क्या एमपीज जो भी वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, कंसर्न उठा रहे हैं, वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं आपके इस रूल पर, टैक्स पर। शी सेड दैट, क्या कहा उन्होंने उनका जवाब देते हुए, नियरली 93% पीएफ अकाउंट होल्डर्स विल बी कवर्ड बाय द 2.5 लाख पर ईयर लिमिट वाइल ए मेयर 1% वर एब्यूजिंग द सिस्टम। तो क्या अच्छा जवाब दिया है, सुनते रहिएगा। कह रही है 93% जो पीएफ अकाउंट है ना जितने भी इंडिया में हैं, उसमें से सिर्फ 93% नहीं, कह रहे हैं जितने भी 100% होते हैं ना कोई भी चीज़, तो 100% में से 93% वालों की तो कह रही है कह रही हैं, थोड़ा इज्जत से बात करते हैं, ठीक है, क्या कि 2.5 लाख है। 93% वाले तो कह रहे हैं 2.5 लाख से ऊपर डालते ही नहीं है, तो ये तो बच गए, साफ साफ कह रही है बच गए। वाइल मेयर का मतलब होता है ओनली, नॉट लार्ज, 1% वर अब्यूजिंग द सिस्टम। अब्यूज़ का मतलब गाली देना होता है, पर यहाँ अब्यूज़ का मतलब है टू यूज़ समथिंग फॉर द रॉन्ग पर्पस, किसी चीज़ को अपने पर्पस के लिए यूज़ करना, डिसएडवांटेज के, मतलब एडवांटेज उठाना, ईमानदारी ना होना, तो अब्यूजिंग द सिस्टम। कह रहे हैं 1% ही हैं जो सिस्टम का अब्यूज़ कर रहे हैं। सिस्टम का अब्यूज़ क्यों हो रहा है कि लोग टैक्स कैसे बचाते हैं, सुन लीजिए, टैक्स कैसे बचाते हैं, कोई ना कोई सेविंग स्कीम में पैसा लगाकर, ठीक है। तो वो कह रहे हैं प्रोविडेंट फंड में लोग पैसा डाल देते हैं जिससे वो टैक्स गवर्नमेंट पे आ नहीं पाता है, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं ये 1% अब्यूज़ कर रहे हैं सिस्टम को, बाकी तो 2.5 लाख ही डालते हैं, और वो हमने छोड़ ही दिए। 2.5 लाख तक तो हम कह रहे हैं टैक्स लगाएंगे नहीं, अगर इतना ही पैसा जमा करता है तो, कोई जिससे ज़्यादा करता है तो हम उस पर टैक्स लगा देंगे। नेक्स्ट, येट, फिर भी जब ऐसा कुछ है ही नहीं, फिर ये क्यों इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, ठीक है, नई बात क्यों लाई कि 5 लाख कर देते हैं, जब 93 इतने में हो ही गए हैं तो कवर, 1% ही अब्यूज़ कर रहे हैं तो। फिर भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एन अमेंडमेंट, ऐसी अमेंडमेंट चेंज लेके आई, डबलिंग द थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड का मतलब कोई भी लिमिट होती है जिसके ऊपर आप पे टैक्स लगना लग जाएगा, लो जो भी आपकी लिमिट है, कैपिटल है, इसके ऊपर गए, थ्रेशहोल्ड का मतलब एक ये लिमिट, इससे ऊपर जाते ही आप पे टैक्स लगेगा। डबलिंग द थ्रेशहोल्ड फॉर एनुअल पीएफ कंट्रीब्यूशन टू 5 लाख, कह रहे हैं 5 लाख अब डबल कर दिया इन्होंने, अपनी नई बात रख दी कि चलो भाई 2.5 लाख में आप शोर मचा रहे हो, 2.5 लाख में हम 5 लाख कर देते हैं, 5 लाख कर दिया, चलो अब लगेगा तुम पे मतलब टैक्स, जिन पे 5 लाख है। अब सुन तो लो इनकी नई तिकड़म क्या है, नया जो प्लो खेला इन्होंने क्या है वो, ओनली फॉर एम्प्लॉयज़, पर ये उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद है हुज एम्प्लॉयर्स डू नॉट रिमिट एनी कंट्रीब्यूशन टू देयर रिटायरमेंट फंड अकाउंट। देख लो अब इनकी बात, कह रहे हैं ये उन्हीं को मिलेगी बट छूट। रिमिट का मतलब क्या होता है, रिमिट का मतलब होता है सेंड बैक। अब यहाँ पे पेमेंट के चक्कर में क्या होगा, टू सेंड मनी टू समवन, किसी को पैसे देना। कह रहे हैं
उन एम्प्लॉयज़ के लिए जिनका जो एम्प्लॉयर्स हैं डू नॉट रिमिट एनी कंट्रीब्यूशन टू देयर रिटायरमेंट फंड अकाउंट, जिनके एम्प्लॉयर्स पैसा नहीं डालते, जिनके एम्प्लॉयर्स पैसा नहीं डालते, जो कंपनी के मालिक हैं, उनके लिए है सिर्फ ये, ठीक है। जिनके एम्प्लॉयर्स क्या कह रहे हैं, पैसा नहीं डालते। अब ये क्या बात होगी, ऐसा कोई अकाउंट ही नहीं है सिर्फ पीपीएफ अकाउंट को छोड़ के। देखो 2-3 तरह के अकाउंट होते हैं, पीपीएफ, ईपीएफ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज के लिए होता है। पीपीएफ पूरे इंडिया में कोई भी खोल सकता है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है चाहे कोई भी है। सिर्फ पीपीएफ ही एक ऐसा अकाउंट है जिसमें कोई भी एम्प्लॉयर नहीं डालता पैसा। ईपीएफ में डलता है, सब में डलता है, पीपीएफ एक ऐसा अकाउंट है जिसमें नहीं डलता। अब सुनो, पीपीएफ में पर लिमिट ही पता है क्या कर रखी है इन्होंने पैसा जमा करने की, 1.5 लाख, कि इससे ऊपर पैसा तो जमा हो ही नहीं सकता। अब 2.5 लाख की तो बात ही कहाँ गई, जब इसमें क्या ही रखा है, 1.5 लाख से आप ज़्यादा सेव ही नहीं कर सकते, टैक्स से बच नहीं सकते, इतना ही डाल सकते हैं, तो फिर इसमें 2.5 लाख कहाँ से आ गई अब बात। अब 2.5 लाख की लिमिट की तो कोई बात। और बाकी ईपीएफ में रूल ही ऐसे बने हुए हैं कि एम्प्लॉयर को आधा पैसा डालना पड़ेगा। जितनी भी ऑर्गेनाइज कंपनीज हैं, कॉरपोरेट सेक्टर है, उनका रूल ही यही है कि आधा आपको डालना ही पड़ेगा। अब ये बात कहाँ से आ गई कि मतलब एम्प्लॉय ना डाले, एम्प्लॉयर पैसा ना डाले तो भाई वो बच जाएगा। एम्प्लॉयर तो डालता ही डालता है, ठीक है, और जिसमें नहीं डालता उसकी लिमिट ही 1.5 लाख है, उसमें कहाँ से बचा लोगे पैसा। वैसे ही 2.5 लाख की तो पहुँचता ही नहीं पैसा। तो ये साफ साफ इन्होंने चालाकी खेल दी। फॉर द करोड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ पीएफ अकाउंट होल्डर्स इन द प्राइवेट सेक्टर, कह रहे हैं करोड़ों एम्प्लॉय हैं जो भी पीएफ अकाउंट होल्डर हैं प्राइवेट सेक्टर में। दिस 5 लाख थ्रेश होल्ड, जो ये 5 लाख की लिमिट रखी है, जो नॉन स्टार्टर, नॉन स्टार्टर का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो स्टार्ट ही ना हो, मतलब नॉन इफेक्टिव, इफेक्टिव ही नहीं है। बिकॉज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज एन इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट टू ओपन एन ईपीएफ अकाउंट। कह रहे हैं अगर ईपीएफ अकाउंट खुलवाना है तो उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप एक इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट है। इम्प्लिसिट का मतलब वो होता है अनक्वेश्चनेबल, अनडाउटेबल, मतलब इम्प्लिसिट एक तो होता है एक्सप्लिसिट, जिसमें एक्सप्लेन करना पड़े, लिखना पड़े। इम्प्लिसिट का मतलब होता है निहित, मतलब वो साफ ही दिख रहा है। इम्प्लिसिट है जिसे बताने की जरूरत नहीं है, साफ साफ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्लिसिट मतलब थोड़ा सा हिंट दे दिया, पता लग गया, ठीक है। तो ऐसी रिक्वायरमेंट जो अनक्वेश्चनेबल है, तो पता ही है ईपीएफ अकाउंट तभी खुलता है जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर पैसा डालें। तो फिर अब इसमें बात ही कहाँ से आ गई, करोड़ों एम्प्लॉय, तो मतलब करोड़ों एम्प्लॉय जो हैं पीएफ अकाउंट को होल्डर कर रहे हैं, उसमें एम्प्लॉयर तो पैसा डालता है, पर इन्होंने छूट किसको दी है, जिसमें एम्प्लॉयर पैसा ना डाले। तो कौन रह गया फिर जिसको ये बचाना चाहते हैं, कोई भी नहीं रहा। वाइल एम्प्लॉयज़ में वॉलंटरली इनहेंस कॉन्ट्रीब्यूशन beyond the statutory wage limit of rupees 15,000 a month and employers are not bound to match enhanced contribution। अच्छा, तो आपको एक चीज़ टर्म सीखनी पड़ेगी, क्या है ईपीएफ अकाउंट खुलवाना। जो कंपनी में काम करते हैं उनका खुलता है ईपीएफ, पीपीएफ सबका खुल जाता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जो कॉरपोरेट सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं उन एम्प्लॉयज़ का खुलता है। पर उनमें एक शर्त होती है, क्या शर्त होती है कि 15,000 या 15,000 से कम सैलरी हो जिसकी, उसी का खुलेगा। 15,000 से ऊपर जो सैलरी होती है उनका क्या कहते हैं, उसे नॉन एलिजिबल माना जाता है। बट अगर एम्प्लॉयर उसमें हाँ कर दे और एक पीएफ कमिश्नर, जो कमिश्नर होता है देखता है इन अकाउंट को, ठीक है, एडमिन लेवल का, अगर वो हाँ कर दे तो क्या कहते हैं, क्या हो सकता है, अगर वो हाँ कर दे तो उनका भी अकाउंट खुल जाता है। जिनकी 15,000 से ऊपर सैलरी है उनका भी खुल जाता है, तो इसमें कोई फालतू बात नहीं है। बट ये कह रहे हैं जिनकी 15,000 से ऊपर है और कोई एम्प्लॉई वॉलंटरली, वॉलंटरली का मतलब क्या होता है, विलिंगली, अपनी इच्छा से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ 15 मंथ बढ़ाना चाहे, अपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहे, ठीक है, एंड एम्प्लॉयर्स आर नॉट बाउंड टू मैच इन्हेंस्ड कंट्रीब्यूशन। और एम्प्लॉयर्स जो क्या है उस नॉट बाउंड, नॉट बाउंड का मतलब क्या होता है, डिटरमाइंड टू, मतलब बाधित नहीं है, कोई बाधा नहीं है कि वो उस कंट्रीब्यूशन को मैच करे, मतलब बराबर करे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कह रहे हैं जिनकी 15,000 से ऊपर है वो भी कर सकते हैं, आया है एक रूल, वो भी कर सकते हैं, पर वो अपनी इच्छा से अगर कोई लिमिट बढ़ाते हैं ना 15,000 से ऊपर वाले, तो एम्प्लॉयर को कुछ परसेंटेज है वो तो डालना ही पड़ेगा, पर उसी के बराबर डालना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है, मतलब कुछ तो डालना ही पड़ेगा। अब जब कुछ तो डालना ही पड़ेगा तो जीरो तो यहाँ भी नहीं हुआ,
इन्होंने तो कहा है ना जो 1 रुपया भी एम्प्लॉयर ना डाले उनको छूट है 5 लाख की। तो कह रहे हैं थोड़ा सा इन्होंने रूल रेगुलेशन की थोड़ी और बात कर दी, एक क्लोज और बता दिया। मैंने आपको क्या बताया दोबारा सुन लो, 15,000 पर मंथ या उससे कम जिसकी सैलरी होती है उसका ईपीएफ अकाउंट खुलता है, पर उससे ज़्यादा वाले का भी एम्प्लॉयर अगर राजी, वो तो खुलेगा ही खुलेगा, अगर उससे ज़्यादा वाले का भी खुलता है उसमें एम्प्लॉयर को हाँ होनी चाहिए, पीएफ कमिश्नर की हाँ होनी चाहिए, तब खुल जाएगा। पर उसमें अगर कोई अपनी इच्छा से एम्प्लॉय पैसा डालता है और ज़्यादा डालता है, बचाने के लिए टैक्स डालता है, पर उसमें एम्प्लॉयर इतना वो नहीं डाल पाएगा, उसको जो लिमिट तय करी गई है उतना ही डालेगा। ठीक है, ये नहीं कि भाई तू इसे मैच कर, क्योंकि वो तो वैसे ही 15,000 से ऊपर का है, एक नए क्लोज में जुड़ा हुआ ईपीएफ का अकाउंट है उसका, उतना नहीं डालना, पर थोड़ा तो डालना पड़ेगा। तो जीरो तो इसका भी नहीं हुआ, तो ये भी भाई इसमें नहीं आए 5 लाख की लिमिट के। तो ये कह रहे हैं, समझ आ गया होगा आपको, पढ़ें आगे। Beyond the month, employees are not bound to match in contribution. A zero employer contribution scenario is not possible for EPF members. तो कह रहे हैं जीरो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की एम्प्लॉयर 1 रुपया भी ना डाले, ये सिनेरियो तो ईपीएफ मेंबर्स के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो करोड़ों एम्प्लॉय तो वैसे ही बाहर हो गए। दिस सजेस्ट दैट, ये सजेस्ट करता है दैट ओनली सम सीनियर गवर्नमेंट स्टाफ हु ज्वाइंड सर्विस बिफोर 2004 एंड नॉट पार्ट ऑफ द एनपीएस विल बेनिफिट फ्रॉम दिस कंसेशन। ठीक है, देखो आपको पता होगा 2004 से पहले जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब ले रखी है उन्हीं की पेंशन आती है, बाकी जो आर्मी लेवल के पर्सन है उनकी आती है, बस बाकी किसी भी सेक्टर में पेंशन अब बंद हो चुकी हैं। तो ये कह रहे हैं जो गवर्नमेंट का स्टाफ है जिन्होंने 2004 से पहले सर्विस ज्वाइन की है और जो एनपीएस स्कीम का पार्ट नहीं है, एनपीएस स्कीम वही होती है जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को पैसा डालना पड़ता है, नेशनल पेंशन स्कीम। एनपीएस इसमें कितना भी डाल देते हैं, और ईपीएफ में लोग कंपैरिजन करते रहते हैं, ये अकाउंट खुलवाएं या ये अकाउंट खुलवाएं। इनमें बेनिफिट ये होता है, ईपीएफ में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो 8.50 कुछ होता है, और एनपीएस में मार्केट को देख के इंटरेस्ट ज़्यादा भी मिल सकता है, कुछ रिटर्न ज़्यादा भी आ सकता है। बस एनपीएस में ये है 60% जो आपका इनकम उसमें जमा होगी उस पर तो टैक्स लगेगा ही नहीं। ठीक है, 40% पे फिर से लगेगा टैक्स। तो इसमें थोड़ी सी वो डीमेरिट्स भी है, मेरिट्स भी है इन दोनों पर। इसमें थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा आ जाता है क्योंकि मार्केट अगर ऊपर पहुंच रही है तो 8 से भी ज़्यादा मिल जाता है। बस इतनी सी बात है सारी ये गवर्नमेंट की स्कीम। तो कह रहे हैं जो एनपीएस तो वही हो गया ना जिसमें एम्प्लॉयर पैसा देता है। ठीक है, तो कह रहे हैं हु ज्वाइन सर्विस बिफोर 2004, जिन्होंने 2004 से पहले करी है सर्विस ज्वाइन, और जो एनपीएस का पार्ट नहीं है, एनपीएस का पार्ट हो जाते तो फिर तो एम्प्लॉयर यहाँ भी पैसा डाल रहा है, विल बेनिफिट फ्रॉम दिस कंसेशन। सिर्फ वही बेनिफिट लेंगे इस कंसेशन का, क्योंकि उन गवर्नमेंट स्टाफ की वो जो 2004 से पहले सैलरी थी उसमें एम्प्लॉयर कोई पैसा नहीं डालता था, बस वो खुद जमा करते थे। एज दे कंट्रीब्यूट टू द जीपीएफ अकाउंट, जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड। ठीक है, जनरल प्रोविडेंट फंड सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। सिर्फ ये एक ऐसा फंड है, अगर कोई पूछ ले व्हाट इज जीपीएफ, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। एज दे कंट्रीब्यूट टू द जीपीएफ अकाउंट एंड गेट ए डिफाइंड बेनिफिट पेंशन सेपरेटली। बाकी जितने भी अकाउंट होते हैं वो सारी पब्लिक के लिए होते हैं। ठीक है, ईपीएफ तो वही हो गया, को पता ही है। ठीक है, जिसमें कॉरपोरेट्स लेवल के होते हैं, और जीपीएफ होता है जिसमें गवर्नमेंट वाले लोग ही पैसा डालते हैं। तो कह रहे हैं जो गवर्नमेंट का स्टाफ जिन्होंने 2004 से पहले सर्विस ज्वाइन की थी, जिनकी पेंशन आती है और जो पार्ट नहीं है एनपीएस का पार्ट हो जाएंगे तो एम्प्लॉयर उसमें कुछ पैसा डालता है, इसलिए वो अलग हैं। वही सिर्फ इस कंसेशन से थोड़े बहुत सीनियर लोग हैं वही बेनिफिट करेंगे, बाकी सब तो इस स्लैब में आ ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई स्कीम नहीं है जीपीएफ को छोड़कर जिसमें लोग एम्प्लॉयर पैसा ही ना डाले, सब डालते हैं, एम्प्लॉयर्स को डालना ही पड़ता है पैसा आधा। ठीक है, एंड गेट ए डिफाइंड बेनिफिट पेंशन, और उनको एक पेंशन मिलती रहती है सेपरेटली। सिर्फ थोड़े बहुत सीनियर स्टाफ होंगे, बहुत ज़्यादा रिटायरी होने वाले हैं लगभग। ठीक है, उन्हें फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हम नेक्स्ट, इन ए कंट्री विद अ लार्ज इनफॉर्मल वर्कफोर्स, ऐसी कंट्री जहाँ पे लार्ज इनफॉर्मल वर्कफोर्स हो, इनफॉर्मल मतलब असंगठित, जैसे कोई मजदूर हो गया। ठीक है, इस लाइन के इनफॉर्मल वर्कफोर्स एंड स्पार्स, स्पार्स का मतलब क्या होता है, स्पार्स का मीनिंग जिसमें कोई फिक्स सैलरी ना हो, इनफॉर्मल हो गया, एक दिन काम किया उसी दिन का आपको भत्ता मिल गया। स्पार्स का मीनिंग बताओ, स्मॉल इन क्वांटिटी। ऐसी कंट्री जहाँ पे लार्ज इनफॉर्मल वर्कफोर्स हो, ठीक है,
और स्पार्स का मतलब थोड़ी सी अमाउंट में, बहुत कम सोशल सिक्योरिटी के सिस्टम हो। सोशल सिक्योरिटी मतलब जहाँ पे सामाजिक सिक्योरिटी दी जाए लोगों को, कि फ्री मेडिकल सर्विस, फ्री एजुकेशन, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, फ्री फूड सिक्योरिटी बिल बहुत कम हो, इस तरह की चीज़ें। रीजनेबल सेविंग्स, और उसमें भी तुम रीजनेबल सेविंग जो कर रहे हैं अपनी रिटायरमेंट के लिए, शुड नॉट बी पेनलाइज, नहीं करना चाहिए उसको पीनलाइज। पीनलाइज का मतलब किसी को पनिशमेंट देना भी होता है, एक पीनलाइज का मतलब होता है किसी को डिसएडवांटेज होना किसी के कारण की वजह, टू कॉज समबडी टू हैव डिसएडवांटेज, कि उसे डिसएडवांटेज मिले, उसे पीनलाइज किया जाए, उसे टैक्स में डाल दिया जाए, सजा दी जाए, एक तरह से ये बोल रहे हैं, नहीं देना चाहिए। पहले इस देश में सोशल सिक्योरिटी की कोई खास स्कीम्स नहीं है, कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है, फ्री कहाँ हेल्थ, लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इतनी लंबी लाइन भी गवर्नमेंट में होती है कि बेड नहीं मिलते, प्राइवेट में इतना पैसा लगता है, फ्री एजुकेशन नहीं है, ढंग की है तो स्कूल ढंग के नहीं है, तो सोशल सिक्योरिटी नहीं है। और जो लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत अपना सेव कर रहे हैं रिटायरमेंट के लिए, उनको नहीं करना चाहिए आपको पीनलाइज्ड, ठीक है। बट टू गिव टैक्स रिलीफ फॉर सच सेविंग ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो इन्होंने कह रहे हैं ये जो टैक्स का रिलीफ सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए जो आपने कर दिया है, जनरल प्रोविडेंट फंड वालों के लिए, ये साफ साफ स्मैक्स ऑफ, स्मैक्स का मतलब कंटेन, इन्वॉल्व, टू शो सम करेक्टरिस्टिक, ये ऐसी चीज़ दिखाता है आपकी, स्मैक्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। ब्यूरो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? सेफ्टी। ब्यूरोक्रेटिक प्रिजर्वेशन, ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है ऐसे लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं कंट्री को, ठीक है, ऑफिशियल्स लोग ब्यूरोक्रेसी में जो आईएएस वगैरह, ठीक है। और ब्यूरोक्रेटिक का एक मीनिंग ये भी होता है जिसमें लॉन्ग और डिफ़िकल्ट डीलिंग विद ऑफिशियल्स, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा इधर से उधर चक्कर काटने पड़े हैं, ठीक है। रेड टेपिज्म कहते हैं जिसे, फाइल बनाओ पूरी, फिर उस पर लाल धागा ऐसे चढ़ाओ, रेड टेपिज्म। तो कह रहे हैं ये साफ साफ इसमें क्या कंटेन कर रहा है? ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक इन्होंने सुरक्षा की जो स्कीम बनाई है, ये अपने इंटरेस्ट के लिए बनाई है, बस अपना इंटरेस्ट हो रहा है इसमें सिर्फ, या तो अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का या खुद का टैक्स कलेक्ट कर करके। डिराइडिंग एन इक्विटेबल अप्रोच टू टैक्सेशन, और ये साफ साफ एक मजाक उड़ाना है किसका? इक्विटेबल, बराबर अप्रोच टू टैक्सेशन, की सब पे बराबर टैक्स लगा जाए। ये नहीं आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को छोड़ दिया जो आपके ब्यूरोक्रेट में लग रहे हैं या आपका ही इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, तो और सब पे बराबर होना चाहिए, साफ साफ उसका उपास उड़ाना है। डिराइडिंग का मतलब क्या होता है? लाफ एट, किसी पे हंसना। द लीस्ट, कह रहे हैं कम से कम द गवर्नमेंट कुड हैव डन वाज टू ऑफर द सेम कैप ऑफ 5 लाख टू ईपीएफ मेंबर्स। तो कह रहे हैं सबसे कम गवर्नमेंट जो कर सकती थी वो क्या थी? ये सेम कैप, ये सेम लिमिट 5 लाख ईपीएफ मेंबर्स के लिए भी कर लेती। ईपीएफ को जो कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हैं जिनमें एम्प्लॉयर्स पैसा डालता है, बाय इंक्लूडिंग देयर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द ईयर, जो पूरे साल में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करके जो 5 लाख इकट्ठा होता है उन पर भी कर सकती थी। इतना तो कर ही सकती थी कम से कम, नहीं किया। बट एज थिंग्स स्टैंड नाउ, इस ईडीएम का मीनिंग होता है एट प्रेजेंट, एनुअल इन्वेस्टमेंट्स इनटू द पीपीएफ डेट एनीवन कैन ओपन आर कैप डेट ₹1.5 लाख। कह रहे हैं अब की बात करें, पीपीएफ अकाउंट मैंने आपको बताया था ना, एक इकलौता ऐसा अकाउंट होता है जिसमें इंडिया का कोई भी पर्सन पैसा डाल सकता है, ठीक है। ये लगभग 7.1 के अराउंड इंटरेस्ट मिलता है इसमें, बट इसकी लिमिट ही कितनी है? 1.5 लाख से ज़्यादा पैसा इसमें आप इकट्ठा नहीं कर सकते। तो 2.5 लाख और 5 लाख की तो बात ही कहाँ से आ गई? इस इकलौता ऐसा जिसमें एम्प्लॉयर पैसा नहीं डालता, बस एम्प्लॉय डालते हैं ताकि इंटरेस्ट अच्छा मिलता रहे, 7% मिल जाए। क्यों डालते हैं? इंटरेस्ट मिले। बैंक सेविंग अकाउंट में तो 4% मिलता है, ठीक है, और उसमें टैक्स भी नहीं लगेगा। पर लिमिट ही कितनी है? 1.5 लाख, कोई फ़ायदा नहीं। सिमिलरली एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन बियॉन्ड ₹1 लाख आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल अंडर सेक्शन, क्या कह रहे हैं? सिमिलरली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बियॉन्ड ₹1 आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 3 ऑफ द आईटी एक्ट। कह रहे हैं आईटी एक्ट है, सेक्शन 80C ऑफ द आईटी एक्ट है। इसमें क्या कह रहे हैं? अगर आप 1.5 लाख से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में अगर आप ज़्यादा पैसा डालते हो, नॉन टैक्स डिडक्टेबल है। नॉन टैक्स डिडक्टेबल मतलब आपका टैक्स इसमें नहीं कटेगा, बट इनकम ऑन सच कंट्रीब्यूशन बियॉन्ड ₹12 विल बी टैक्सेबल। तो कह रहे हैं 1 लाख से ऊपर अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो नहीं लगेगा, पर 2.5 लाख से ऊपर जाते ही कह रहे हैं टैक्स लगेगा। ये काम कर दिया है। एंड द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इनटू द ईपीएफ, एनपीएस और एनी सुपर एनुएशन, सुपर एनुएशन का मतलब होता है आप कोई भी पैसा अपनी रिटायरमेंट के लिए जमा करते हो, ए रेगुलर पेमेंट मेड इनटू फंड बाय एन एम्प्लॉय टू फॉर ए फ्यूचर पेंशन। कोई भी आप रेगुलर पैसा डालते हो अपनी पेंशन के लिए, और कोई भी सुपर एनुएशन पेंशन फंड आर कैप्ड एट 7.5 लाख। इस चीज़ को ढंग से समझिएगा।
कह रहे हैं आपने कह दिया, इनकी मैच ही नहीं करती आधी से ज़्यादा बातें। तो आप पहले तो इन्होंने एक कानून बनाया कि जो एम्प्लॉयर जो पैसा डालेगा वो ज़्यादा है ज़्यादा 7.5 लाख एक साल में डाल सकता है। एम्प्लॉयर 7.5 लाख उसके प्रोविडेंट फंड में डाल सकता है। एम्प्लॉयर मतलब कंपनी का मालिक जो एम्प्लॉयज़ रखता है। फिर कह रहे हैं इतने डाल सकता है, फिर कह रहे हैं 2.5 लाख से ऊपर हम टैक्स लगा देंगे। कम से कम इस लिमिट को 7.5 लाख तो करो 2.5 से। जब किसी को सामने वाले को कह रहे हो, छूट दे रहे हो कि आप 7.5 लाख तक तो पैसा डाल सकते हो, एम्प्लॉयर को कह रहे हो, एम्प्लॉय तो डालेगा ही अपना कुछ पैसा, ठीक है, एम्प्लॉयर कह रहे हो इतना तक डाल सकते हो, और पर कह रहे हो 2.5 लाख से ऊपर हम टैक्स लगा देंगे। मैच ही नहीं करती आपकी बात। कम से कम यूँ तो कहो चल एम्प्लॉयर डाल रहा है, वो डाल रहे हैं, कम से कम 10 लाख तक हम नहीं करेंगे। पर ये उल्टी सीधी बातें हैं। कम से कम 7.5 लाख तक तो बोलो। मैच नहीं करती इनकी बातें आधे है ज़्यादा। एंड द इनकम ऑन GPF कंट्रीब्यूशन अप टू ₹5 लाख वुड बी टैक्स फ्री। कह रहे हैं GPF अकाउंट, जनरल प्रोविडेंट फंड, जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, ये 5 लाख है, ये टैक्स फ्री है। दिस डिजोनेंस, डिजोनेंस का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। सजेस्ट, साफ साफ क्या सजेस्ट करता है, एन अनकॉन्शनेबल डिसकनेक्ट बिटवीन पॉलिसी मेकर। अनकॉन्शनेबल का मतलब क्या होता है, मोरली अनएक्सेप्टेबल। डिसकनेक्ट है बिटवीन पॉलिसी मेकर, पॉलिसी बना रहे हैं जो, उनके बीच में, एंड द एस्पिरेशन, एस्पिरेशन डिज़ायर टू अचीव समथिंग, इच्छाएं ऑफ द वर्किंग क्लास टू सेव फॉर देयर सनसेट ईयर्स। तो कह रहे हैं ये साफ साफ यही सजेस्ट करता है कि इनमें डिसएग्रीमेंट है। मोरली क्या कहते हैं, डिसएग्रीमेंट, डिसोनेंस, ये सजेस्ट क्या करता है, दिस डिसोनेंस, ये डिसएग्रीमेंट सजेस्ट करता है कि एक मोरली अनएक्सेप्टेबल डिस्कनेक्ट है किसमें, जो ये पॉलिसी बनाते हैं और वो लोग जो कमाते हैं, ठीक है, और वर्किंग क्लास टू सेव, जो बचा रहे हैं पैसा अपने सनसेट ईयर्स के लिए। सनसेट ईयर्स का मतलब जब बिल्कुल लाइफ का एंड होने वाला था, रिटायरमेंट के टाइम के लिए। इनके बीच में बिल्कुल ही क्या है, मोरली अनएक्सेप्टेबल डिस्कनेक्ट है। कोई भी इनकी आपस में एक दूसरे की नहीं सुन रहा। टू टॉप दिस ऑफ, टू टॉप दिस ऑफ वर्ड तब लगाते हैं जब भी हम कहें कि कंप्लीट, इतना किया, ये किया, ये किया, और इस चीज़ में अब इन्होंने और ज़्यादा ऐड कर दिया, फिनिश कर दिया, ठीक है। टू टॉप दिस ऑफ का मतलब टू फिनिश और कंप्लीट सिचुएशन, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में हो। तो इन्होंने इस चीज़ को कंप्लीट किससे किया, सीतारमण जी ने क्या बात, एक और नई स्कीम क्या बनाई है, सुनिएगा। द न्यू वेजेस कोड विल कंपेल, एक नया वेजेस कोड आया है 2021 का, अब इसके बारे में और सुनिए। विल कंपेल, कंपेल का मतलब मजबूर करना, टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग। एम्प्लॉयर्स को, पहले मैं बता देता हूँ इसके बारे में क्या है। पहले होता था एक कंपनी का क्या है, कॉस्ट है कंपनी की कुछ भी, कि एम्प्लॉयज़ को पैसे देने हैं, कॉस्ट है कुछ कंपनी की कि भाई ये इतना खर्चा एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे लगेगा, इतना उनको अलाउंस मिलेंगे, ठीक है। अलाउंस में सारा कुछ आ जाता है, ये PPF फंड वगैरह, ये जो भी है EPF फंड में डालना, पैसा डालना, ये सब आ जाता है, और भी उन्हें घर वगैरह रहने देने के लिए डियर अलाउंस सब, ठीक है। ये कंपनी की कॉस्ट होती है। पहले कहा जाता था बेसिक सैलरी जितनी है ना, बेसिक सैलरी जिस एम्प्लॉयज़ की जो बेसिक सैलरी है उसका आप 24% इनको बाकी के अलाउंस में खर्च करोगे। ये कंपनी के रूल्स थे। जितनी बेसिक सैलरी दे रहे हो, जैसे किसी को 50,000 दे रहे हो तो उसका 25%, ठीक 24 सॉरी, आप उनकी अलाउंस में खर्च करोगे, अलाउंस में इसमें खर्चा। अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, वेज रूल में कह दिया 50% बेसिक सैलरी दोगे, जो भी कंपनी का टोटल खर्च है, अलग ही कानून बना दिया। टोटल खर्च जितना भी कंपनी, उसमें आधा सैलरी होनी चाहिए, आधे अलाउंस होने चाहिए। आधे अलाउंस का मतलब कि 50% जो खर्चा है वो सारा का सारा आप अलाउंस में डालोगे, जिसमें PPF फंड भी आगे, EPF फंड, ये सब आगे। तो अब ज़्यादा पैसा EPF में आने लग जाएगा और ये लिमिट ऑटोमेटिकली 2.5 लाख से ऊपर पहुंचनी ही पहुंचनी है। बताओ क्यों। ये बात कर दी द हिंदू के इस एडिटोरियल ने। क्या कह दिया, पहले कुछ क्या था, जितनी भी बेसिक सैलरी होती थी उसका 24% कहते थे अलाउंस में दोगे आप। अब कह दिया कंपनी जितना भी कमा रही है, जितनी भी कीमत कॉस्ट खर्च करती है, आधा तो देगी सैलरी में, आधी उसकी कीमत जाएगी अलाउंस में, मतलब फ़ंड में। अब बताओ ज़्यादा पैसा इकट्ठा होने लग जाएगा प्रोविडेंट फंड में, हो गया। और अब तो 2.5 लाख से ऊपर पहुंचना है और उस पर टैक्स लगना ही लगना है, ये बता रहे हैं। देख लो अब
दिस कोड विल compel employers to pay higher EPF contribution by linking them to at least half of their total pay on cost to company basis। कह रहे हैं ये साफ साफ मजबूर कर देगा नया वेजिस कोड कि पे हायर EPF। अब आपको हायर EPF का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, कह दिया ना, आधा जो भी कॉस्ट कंपनी की कॉस्ट है उसका आधा आपको अलाउंस में देना है। बाय लिंकिंग देम, किस चीज़ से लिंक करके, एटलीस्ट कम से कम हाफ ऑफ देयर टोटल पे ऑन कॉस्ट टू कंपनी बेसिस, जितनी भी कंपनी की कॉस्ट है उसका आधा आपको PPF वगैरह में डालना पड़ेगा, या जो भी अलाउंस फाल देते हो आप, EPF बोलना चाहूँगा मैं, ठीक है। इसे जो कंपनी के लिए होता है, कॉर्पोरेट्स के लिए होता है, EPF होता है ऑन अ कॉस्ट टू कंपनी रादर देन 24% ऑफ बेसिक पे प्रेजेंटली। किसकी बजाय अभी कितना था, बेसिक पे का 24% ही डालना पड़ता था प्रेजेंट पे, उसको बढ़ा के कर दिया, जितनी कंपनी कॉस्ट आएगी उसका आधा तो आपको EPF में डालना ही डालना है, ठीक है। दिस विल वर्चुअली का मतलब एक तो होता है कंप्यूटर की स्क्रीन लगी हुई, आप फिजिकली प्रेजेंट, एक वर्चुअली का मतलब होता है, वर्चुअली का मतलब ऑलमोस्ट, लगभग। दिस विल वर्चुअली फोर्स मैनी EPF मेंबर्स इनटू ए कंट्रीब्यूटिंग ओवर 2.5 लाख ए ईयर। तो कह रहे हैं ये तो लगभग सभी EPF के मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा, 2.5 लाख से ज़्यादा की उनमें क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन अपने आप हो गया, टैक्स लेगी अब गवर्नमेंट मज़े से। तो ये साफ साफ या तो ये दिखाता है लैक ऑफ सिस्टम वाइड थिंकिंग, या तो ये सिस्टम जो भी सोच रहा है उसकी वाइड थिंकिंग नहीं है, हर पार्ट्स को लेकर नहीं सोच रहा। विद टू आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट वर्किंग एट क्रॉस पर्पज, विद टू आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट वर्किंग एट क्रॉस पर्पजेस। अच्छा, गवर्नमेंट के टू आर्म्स कोई भी हो सकते हैं। टू आर्म्स तो जैसे एक तो अपने टू आर्म्स में एक प्रेसिडेंट हो गया, बाकी पार्लियामेंट होगी, पर वो तो दोनों साथ ही हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। सेंट्रल पे ज़्यादा पावर होती है, स्टेट पे कम, वो ज़्यादा वो लग रहा है दोनों। कह रहे हैं लैक ऑफ सिस्टम है। विद टू आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट वर्किंग एट क्रॉस पर्पजेज। क्रॉस पर्पज का मतलब होता है अगर कोई भी क्रॉस पर्पज से अपना काम कर रहा है, मतलब इफ़ टू और मोर पीपल आर एट क्रॉस पर्पज दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर। वो आपस में एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। ये जो दो आर्म्स है गवर्नमेंट के, ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हैं एक गवर्नमेंट हो गया और एक ये पब्लिक होगी, यूँ भी बोल सकते हैं। इसमें कोई भी दो आर्म्स की बात कर सकते हैं, स्टेट की तो कोई बात नहीं हुई, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये जो दो आर्म्स है बिल्कुल ही क्रॉस पर्पज से काम कर रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं। और एन या तो ये रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, क्या सिस्टम में बिल्कुल ही वाइड थिंकिंग नहीं है इनकी। विद टू आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट वर्किंग एट क्रॉस पर्पसेस, जो ये काम कर रहे हैं इस तरह बिल्कुल एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, दो बाजू जो भी है गवर्नमेंट की। या फिर एक ये इनजेनियस, एक तो होता है इंजेनुअस, एक होता है इंजेनुअस का मतलब होता है ऑनेस्ट, एक होता है इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब बड़ा इंटेलिजेंट, स्किलफुल, बड़ा चालाकी से नए नए आइडियाज़ लेके आए। प्लोए का मतलब क्या होता है बताइए। प्लोए का मतलब तिकड़म, प्लान इन ऑर्डर टू गेट एडवांटेज, ऐसा प्लान जिससे एडवांटेज मिले। ज़्यादातर ये डिसऑनेस्टली होता है, ऑफन डिसऑनेस्टली। तो ये कह रहे हैं बड़ा ही ये इंटेलिजेंट प्लोए है, प्लान है टू स्टीर अप टैक्स कलेक्शन। स्टीर अप का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम को आप, टू कोज एन अनप्लीजेंट इमोशन और प्रॉब्लम टू ग्रो, कोई भी आप चीज़ बढ़ा देते हो, कोई अनप्लीजेंट सी चीज़ बढ़ा देते हो जिससे लोगों को चिंता होनी शुरू हो जाए, तो कह रहे हैं स्टीर अप टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना एक तरह से, जिससे अब लोगों में परेशानी आएगी। तो ये या तो एक तिकड़म लगा रहे हैं टैक्स की कलेक्शन इकट्ठा हो सके, बढ़ सके, या फिर ये सिस्टम ज़्यादा सोचता ही नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विद डाउट्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस न्यू टैक्स येट टू बी एड्रेस्ड। कह रहे हैं जो डाउट है ये कैसे न्यू टैक्स इम्प्लीमेंटेशन हो गए, इन्हें अभी भी एड्रेस करा जाना बाकी है। एड्रेस का मतलब क्या होता है, टू गिव अटेंशन और डील विद मैटर, ठीक है, किसी मैटर के साथ डील करना अभी भी बाकी है। एड्रेस के कई मीनिंग होते हैं, एड्रेस, पता, ये सब, स्पीच देना, कई चीज़ होती है। जैसे एक मिनिस्टर है वो एड्रेस करेगा लोगों को, मतलब स्पीच देगा, ठीक है। एक होता है येट टू बी एड्रेस का मतलब डील करना, किसी टॉपिक से डील करना, उसे अटेंशन देना। तो कह रहे हैं अभी भी एड्रेस करना बाकी है। इम्प्लीमेंट कैसे होंगे ये सब 1 अप्रैल से होने हैं जो। द गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर पुटिंग इट, तो गवर्नमेंट को विद डाउट्स है इसमें, तो गवर्नमेंट को पक्का क्या कंसीडर करना चाहिए, पुट इट ऑन होल्ड, इसे होल्ड पे रखना चाहिए। एंड थिंक थ्रू का मतलब हर पार्ट के बारे में सोचना, थिंक थ्रू इट्स इम्प्लीकेशन, और क्या सोचना चाहिए, इसके रिजल्ट, जो भी इसमें छिपे हुए फ्यूचर में रिजल्ट आएंगे, इम्प्लीकेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ समथिंग इन फ्यूचर, ठीक है। तो जो भी फ्यूचर में इसके इफेक्ट आएंगे उन्हें देखना पड़ेगा, छिपे हुए इफेक्ट है जो भी इम्प्लाइड मीनिंग जिसे कहते हैं, इन्हें देखना पड़ेगा, जो भी आने वाले इसके कारण इफ़ेक्ट होने वाले हैं फ्यूचर में, तो ये सब सोचना पड़ेगा, उससे पहले इसे होल्ड पे रखिए। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल बच्चों। आई थिंक
आपको समझ आया? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये।